नेम इज नितिका बत्रा और हम इस सीरीज के बिल्कुल एंड पे हैं। आज जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो, तो अभी हम कुछ 13-14 क्वेश्चन शायद सॉल्व कर चुके थे। वेलकम बैक, वेलकम। अब कोई नजर नहीं लगाएगा, एक तो इतने दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ, इसको खत्म कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे बट इट्स ओके, अब क्योंकि वो 13-14 ही थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे तो हम कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक कंबाइंड वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ रहे। ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कभी दिक्कत हो बीच में कोई लैग वाली तो मुझे बता देना, बट होपफुली अब दिक्कत नहीं आएगी, अब स्मूथ चलेगा। खत्म कर लेते हैं इस चैप्टर को, है ना। ठीक है, कोई भी मुश्किलें आए रास्ते में हमें रुकना नहीं है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। करें इसको प्रैक्टिस फटाफट से। चलो बढ़िया। क्लोरोफिल क्या था हमारे पास, हमने देखा क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट क्या रूट में होता है? नहीं, रूट में नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीस, है ना। फिर हमने देखा कि कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH। KOH क्या करेगा? CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। अब CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव टेस्ट आएगा स्टार्च के लिए। नेगेटिव टेस्ट आएगा स्टार्च के लिए क्योंकि अब वो CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। KOH की वजह से KOH सारा CO2 सॉक कर गया, तो CO2 प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो नेगेटिव टेस्ट आएगा, है ना, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये करो। रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये करो पहले सब लोग लाइक करो ताकि हमारा जो है चलता रहे सही से वीडियो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या करें? साइंटिस्ट और उनके फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रिस्ली ने क्या किया था? एयर का रोल बताया था फोटोसिंथेसिस में। सैश ने क्या किया था? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है ये बताया था। इंजन हाउस ने लाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, सनलाइट का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ये बताया था, है ना। तो 312 होगा, आंसर क्या आएगा? डी। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। Who performed a series of experiments that revealed the essential role of air? फिर से आ गया, एयर का रोल हमें किसने बताया था? प्रिस्ली ने। 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था, किसने बताया था? प्रिस्ली ने। ये क्वेश्चंस में थोड़े जल्दी लेके चल रही हूँ क्योंकि हम ये कर चुके हैं, है ना, हम ये पहले कर चुके हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन की डिस्कवरी। अगेन चिंटू नोट्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी प्रिस्ली ने की थी, लेकिन अब ईयर आपको याद रखना है 1774। एक्सपेरिमेंट हुआ 1770 में, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई 1774। रिवीजन हो रहा है आपका। फिर देखो सनलाइट की इंपॉर्टेंस, लाइट की इंपॉर्टेंस अभी आपने देखा, आपको किसने बताया था? इंजन हाउस। इंजन हाउस, लाइट की इंपॉर्टेंस हमें किसने बताई? इंजन हाउस। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, है ना। तो इंजन हाउस ने बोला कि सिर्फ कुछ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स ही होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया था इसके बारे में? फिर से इंजन हाउस ने बताया था। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी का यूज कर एंगलमैन ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। क्लोरोफिल का यूज है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये हमें किसने बताया था? सैश ने, जूलियस वॉन सैश ने। ऑक्सीजन वाटर से ही इवॉल्व होता है, CO2 से नहीं। ये बात, ये एक्सपेरिमेंट वैन नील का था, ये हाइपोथेसिस वैन नील का था। और क्लैडोफोरा आपके पास ग्रीन एल्गी है जो कि एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। तो आंसर क्या होगा? 2413 हम ये पहले देख चुके हैं, आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, डैश वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन कहाँ इवोल्व हो रहा है ये देखने के लिए आपने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किए थे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया सिर्फ वहीं ग्रो करेगा जहां ऑक्सीजन है। तो अगर आप देखना चाहते हो ऑक्सीजन कहाँ इवोल्व हो रहा है, आप एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके देख लो। आंसर क्या आएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, Cornelius Van Neel studied on dash to demonstrate that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. तो वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा, तो वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे बैक्टीरिया पे करते थे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, डैश फॉर्म अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड दैट रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अगेन ये बात वैन नील ने ही बताई थी कि CO2 को फिक्स करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो हाइड्रोजन देगा वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है? वाटर। तो वाटर वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड बनाता है जो हाइड्रोजन दे रहा है। आप तो यहाँ पर आप आंसर क्या करोगे? हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या है वैसे? वाटर, है ना, जो हाइड्रोजन देता है रिड्यूस करने के लिए, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 12, क्लैडोफोरा। हमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था। क्लैडोफोरा हमारे पास क्या है जी? ग्रीन एल्गी है, आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, है ना। यहां तक मुझे लगता है हम कर चुके थे, 13th भी शायद हम कर चुके थे, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। वाटर से आता है ऑक्सीजन, CO2 से नहीं, ये सही बात है। वैन नील ने हाइपोथेसिस दिया था
प्रूव इसको किया गया था रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक से, 2 साइंटिस्ट थे, र्यूबिन एंड केमन। एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज हुआ था, तो वो बात सही है, वो बात सही है। तो ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है, चाहे लीफ का हो या स्टेम का हो, तो आंसर डी होगा। ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, आंसर डी होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स, है ना। अगर ये आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं, उनकी वॉल पे इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट अलाइन होते हैं, सही बात है। दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय अलाइनिंग अलोंग वेल, है ना, क्योंकि अलाइन करेंगे अगर क्लोरोप्लास्ट की वॉल पे, मीजोफिल की वॉल पे, तो वो क्लोरोप्लास्ट को लाइट रिसीव करना इजी होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए वो इस तरीके से अलाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट वो ट्रैप कर सके, ऑप्टिमम लाइट उनको मिल सके। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आई गेस यहीं तक हम लोगों ने किया था, यहां तक क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, है ना। हाँ, ओके, बढ़िया। अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर कंपाउंड पूछा है तो 11th का डी होना चाहिए। बात तो आपकी सही है, बट डैश अब एंड करके भी नहीं पूछा, एक साथ आपसे पूछा है CO2 को रिड्यूस करने के लिए, तो अलग ऑक्सीजन लिखना ज्यादा सही नहीं होगा बेटा। ऑक्सीजन को वन ऑफ द आंसर देना, है ना, वो थोड़ा। अब यहाँ पर फोम भी नहीं लिखा ना, फ्रॉम लिखा है। फोम लिखा होता तब भी मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन कर देती, तो वो करेक्ट नहीं है उसमें, करेक्ट नहीं है उसमें में। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, डी करेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल कंपाउंड, हाँ, तो करेक्ट आंसर उल्टा हाइड्रोजन ही जाएगा। इनफैक्ट इन्होंने आपसे कंपाउंड नहीं पूछा है, उस कंपाउंड में से क्या है जो CO2 को रिड्यूस करता है, तो उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन है। हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम लिखा है तो वैसे भी आंसर हाइड्रोजन ही जाएगा, बिल्कुल अन्नपूर्णा, उल्टा फ्रॉम लिखा है। मैंने ही रीड करने में गलती की थी, फ्रॉम लिखा है, सही कह रहे हो एकदम। तो कंपाउंड क्या है? वाटर, उसमें से रिड्यूस कौन करता है? हाइड्रोजन। आंसर बी ही जाएगा, आंसर बी ही जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बोलोगे आप। ठीक है, हो गया ये क्लियर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने कर लिया था, अब आप लोगों ने आंसर करना है। फिर से आ जाओ यहाँ पर, एकदम सही बढ़िया तरीके से आपने आंसर करना है, करेक्ट करेक्ट आंसर करना है। चलो, क्लोरोप्लास्ट क्या है जी? तो ये बात हम सेल का यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ के आए थे। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आपको बताना है। देयर इज नो क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, यही गलत है। अच्छा खासा डिवीजन ऑफ लेबर है, ग्रैना लाइट रिएक्शन करती है, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन करती है, किसने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है? यही गलत है। फिर देखो, क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसमें स्ट्रोमा भी होता है, क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन का सिस्टम है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, थाइलाकोइड है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, सही बात है ना। मोर देन वन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना आपसे, तो इनकरेक्ट तो एक ही है, इनकरेक्ट तो एक ही है कि क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इनकरेक्ट एक ही आंसर ही होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज नॉट लाइट डिपेंडेंट, occurs in darkness, is a photochemical reaction, is indirectly light dependent। क्या होगा सबसे करेक्ट कि indirectly light dependent है। नॉट लाइट डिपेंडेंट बोलना सही नहीं है, डार्कनेस में होता है, नहीं लाइट चाहिए इसको। फोटोकेमिकल है, नहीं, लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपके सामने और कुछ लेबलिंग आपको दी हुई है जो आपको पहचाननी है। अब इसको चाहे सेल वाले चैप्टर में काउंट करो चाहे इस चैप्टर में काउंट करो, लेबलिंग हमने दोनों जगह पढ़ी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके पास स्टार्च का ग्रैन्यूल है। जो ये छोटी 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 ड्रॉप्स हैं आपके पास, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, तो वो स्टार्च है और ये लिपिड की ड्रॉपलेट है। अब यहाँ पर ये आपके पास हो गया ग्रैना, थाइलाकोइड्स का स्टैक, पाइल, उसने ग्रैना बनाया, और बीच में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमल लेमिली। मैं SL से लिख रही हूँ, बीच में क्या है? स्ट्रोमल लेमिली। तो मुझे बताओ जरा आंसर क्या होगा? लिपिड है, फिर स्टार्च है, फिर थर्ड आपके पास ग्रैना है, फोर्थ आपके पास स्ट्रोमल लेमिली। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। डी कौन बोला भाई? डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर सी होगा बेटा। ढंग से मार्किंग देखो, डी नहीं होगा। थर्ड आपके पास ग्रैना है, फोर्थ आपके पास जो है वो स्ट्रोमल लेमिली, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा।
आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20, शुगर इज सिंथेसाइज्ड। अब शुगर कब बनता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा। इसमें लगते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, तो आंसर क्या होगा? एंजाइमेटिकली इन स्ट्रोमा। आंसर क्या होगा? एंजाइमेटिकली इन स्ट्रोमा। आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा करेक्ट है? हमको करेक्ट बताना है, जरा ऑप्शन देख लो। लाइट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डार्क रिएक्शन। इनडायरेक्टली हाँ, पर डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली क्या होता है? डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे आपकी डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है। आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, तो कह सकते हैं डार्क रिएक्शन उस पे डिपेंडेंट है। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, अगर मैं एक प्लांट को डार्क में रखूं फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ATP will be synthesized in chloroplast but no starch, NADPH will be synthesized in chloroplast but no starch, या none of these। क्या होगा आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमें लगता है कि डार्क में रखा है तो ATP और NADPH तो नहीं बनेगा, पर स्टार्च बन जाएगा। स्टार्च बन जाएगा। बेटा आपके एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है कि लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए डार्कनेस अगर रखती ना, थोड़ी देर स्टार्च बनेगा, फिर वो भी बनना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच बनने बंद हो जाएंगे, तो दोनों बंद हो जाएंगे रिएक्शन, लाइट प्लस डार्क दोनों। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में लॉन्ग टाइम पूछा है, लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है। लॉन्ग टाइम तक अगर आपने डार्कनेस रखती ना स्टार्च बनेगा, ना एटीपी, ना एनएडीपीएच, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसको मार्क कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे लॉन्ग टाइम पूछ लिया और लॉन्ग टाइम को लेकर एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि लॉन्ग टाइम में फिर कुछ नहीं बनता, फिर कुछ भी नहीं बनता। यू वेलकम धनेन्द्र। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है ड्यूरिंग डे टाइम। सर्कल करो, इनकरेक्ट आपको बताना है। दिन के टाइम, लाइट का टाइम है, ठीक है। तो एटीपी बनेगा लाइट रिएक्शन से, NADPH बनेगा डार्क रिएक्शन से, सॉरी लाइट रिएक्शन से, सही बात है। स्टार्च विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय डार्क रिएक्शन, गलत बात है। दिन में स्टार्च बनता है, दिन में स्टार्च बनता है, बिल्कुल दिन में ही बनता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, है ना। कौन कह रहा है कि दिन में स्टार्च नहीं बनता? दिन में स्टार्च बनता है। देखो एक ही चीज पूछने के कितने तरीके हैं। एक्चुअली इसमें आपसे ये पूछना चाहते थे कि क्या डार्क रिएक्शन सिर्फ रात में ही होता है? नहीं, दिन में होता है। दिन में होता है, उसको लाइट टाइम चाहिए, उसको लाइट का टेम्परेचर भी चाहिए, उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कलर ऑफ लीफ। लीफ का कलर किस किस की वजह से? कौन कौन से पिगमेंट हमने पढ़े हैं जो पेपर क्रोमैटोग्राम में हमने देखे थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड और ज़ैंथोफिल, है ना। चार हमने पढ़े थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लीफ के पिगमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं? कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? पेपर क्रोमैटोग्राफी। जो हमें ऑब्टेन होता है रिजल्ट, उसको बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राम, जिसपे आपको अलग अलग कलर्स ऐसे स्प्रेड हुए दिखाई देते हैं ना। एक्सपेरिमेंट हम सब ने किया हुआ है। आंसर क्या होगा? डी, पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है जी, हमें पता चल गया चार अलग अलग पिगमेंट्स हैं। उन पिगमेंट्स के आपको कलर बताने हैं इस क्वेश्चन। देखो जरा, क्लोरोफिल ए का कलर क्या है आपके पास? ब्लू ग्रीन, सामने ही दे रखा है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी थोड़ा हल्का ग्रीन है, येलो ग्रीन। कौन सा ग्रीन है? येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल येलो, ठीक है, ज़ैंथोफिल आपके पास येलो। और कैरोटिनॉइड आपके पास आएगा येलो ऑरेंज। कैरोटीन में कैरोटीन्स आ गए ना रेड कलर, तो वो येलो ऑरेंज पे जाएगा। और ज़ैंथोफिल आपके पास होगा येलो, ब्राउन होता है वैसे, पर एनसीईआरटी ने हमें येलो दिया हुआ है, ठीक है। तो ए, सी, डी और बी, अब आंसर जरा मैच कर लो। ए, सी, डी और बी, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। कर लिया सबने? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। अब ये चीज अब फिर से बायोमोलिक्यूल्स में भी हमने पढ़ा था। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में कोलेजन पढ़ा था। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पूरे बायोस्फीयर का रुबिस्को था, है ना। अच्छा, आपसे वो नहीं पूछ रहे, आपसे पिगमेंट पूछ रहे, आपसे पिगमेंट पूछ रहे। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, तो चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए। सबसे ज्यादा अबंडेंट पिगमेंट जो हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आपको मिल जाता है, क्लोरोफिल ए। आंसर क्या होगा? ए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? क्लोरोफिल ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट। अब यहां पर आपको दे रखा है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दे रखे हैं आपके पास पिगमेंट्स के यहाँ पे। तो ये वाला जो कर्व है आप जानते हो, जिसका एक पीक ब्लू पर आ रहा है, दूसरा पीक यहाँ पर रेड पर आ रहा है ना। ये 1, ये आपके पास है क्लोरोफिल ए। ये जो हाई पीक आपको दिखाई दे रही है, ये है क्लोरोफिल बी की, ये है क्लोरोफिल बी की। और ये वाली जो ये येलो सी पीक आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है कैरेटिनॉइड्स।
ये है आपके पास कैरेटिनॉइड्स। ठीक है, तो बताओ 2 आपके पास कैरेटिनॉइड्स है, ऐसा एक ही ऑप्शन में, लेकिन 1 क्लोरोफिल बी है और 3rd क्लोरोफिल ए है, तो ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसको करेक्ट करो बेटा, या तो ऑप्शन ई बनाओ या इसको करेक्ट करो कि यहाँ क्लोरोफिल ए आएगा, यहाँ क्लोरोफिल बी आएगा और कैरेटिनॉइड्स, ये आंसर है, ये आंसर है। 1 क्लोरोफिल ए है, 3 क्लोरोफिल बी है और 2 कैरोटिनॉइड्स है, आंसर डी जाएगा, आंसर डी जाएगा, है ना। 2 तो कैरोटिनॉइड्स है, वो एक ही ऑप्शन में आपके पास, आंसर डी जाएगा, आंसर डी जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए अकर्स इन। क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम पीक आपको कौन से वेवलेंथ में दिखता है, ब्लू एंड रेड। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों का हमें मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ब्लू एंड रेड में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन आपको दे रखा है, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कोइंसाइड विद मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तभी तो जब वो ओवरलैप किया था तो हमें पता चला था क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप किए थे। तो ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर क्या होगा ए। ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर क्या होगा ए, है ना, बढ़िया। आगे देखें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखो इधर जरा, एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए को छोड़ के सब आता है, तो एक्सेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल सब आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या कर देंगे, क्लोरोफिल बी। यहाँ पर एक ही दे रखा है तो आंसर क्या कर दोगे, क्लोरोफिल बी। 32 देखो बेटा, एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्या काम होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी और उसको रिएक्शन सेंटर को देते हैं, है ना। तो पास ऑन एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, एक्चुअली लाइट एनर्जी ट्रैप करते हैं और क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को देने का काम करते हैं। क्या ये एनर्जी प्राइमरी एक्सेप्टर को देते हैं, नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एनर्जी एक्सेप्टर नहीं। क्या ये एनर्जी फोटोलिसिस के लिए यूज करते हैं, नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन आपके फोटो सिस्टम टू के सेटिस्फाई करने के लिए वाटर का फोटोलिसिस होता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स के याद रखना 2 काम है, सबसे पहला ये लाइट एनर्जी लेते हैं अलग अलग वेवलेंथ की और क्लोरोफिल ए को देने का काम करते हैं, दूसरा ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, तो 2 ही काम होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स। मैंने आपको अभी बताया वाटर का फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस ये नहीं करते, ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दे एनेबल नैरोअर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूज्ड। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ठीक है आपका, जो देखो रेंज नैरो नहीं है लेकिन लो वेवलेंथ है, रेंज नैरो लिखना गलत हो जाएगा, वाइड रेंज है ना, आपको मल्टीपल वेवलेंथ, वेराइटी ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आपका जो क्लोरोफिल ए होता है वो थोड़ी हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है लाइट की, बाकी सारे जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, बट उनकी रेंज नैरो नहीं है, उनकी रेंज वाइड है बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कि ये जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, लाइट रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं, फोटोकेमिकल फेज। डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। ये दोनों लिखे हुए हैं, याद रखना, लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल है, डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक है। आगे देखो 35, लाइट रिएक्शन के इवेंट्स दे रखे हैं, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका फोटो सिस्टम है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वाटर स्प्लिट करेगा। अब वाटर स्प्लिट करेगा तो बाई प्रोडक्ट के चलते हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और उस तरफ आपका एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4231, 4231 यानी कि सी, 4231 यानी कि सी। 35 का आंसर क्या होगा, सी। 35 का आंसर क्या होगा, सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, LHC। आपका फोटो सिस्टम 2 पार्ट्स का बना होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है, बाकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये LHC क्या है, सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये जो नेमिंग है PS1 PS2, बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी की आ रही है, जो 2 फोटो सिस्टम होते हैं आपके पास PS1 और PS2, इनको आपने किस बेसिस पर नाम दिया है, डिस्कवरी के बेसिस पर, कि पहले PS1 ढूंढा गया था फिर PS2, इनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर नहीं। ये स्टेटमेंट है आपके पास एनसीईआरटी में, क्योंकि काम तो पहले PS2 करता है, ऑर्डर अगर आप देखोगे पहले PS2 का काम है, तो हमने ये नाम किसके बेसिस पर दे रखे हैं, इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर। आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा करेक्ट है,
PS1 को P800 भी बोलते हैं, नहीं, P700 बोलते हैं। PS2 P680 होता है, तो आंसर क्या होगा? बी। सही है, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो 39, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है अ फ्यू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या फ्यू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स? एक ही क्लोरोफिल ए होता है बेटा, बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, है ना। रिएक्शन सेंटर में वन क्लोरोफिल ए, फ्यू एक्सेसरी नहीं, एक्सेसरी इसमें नहीं आते। रिएक्शन सेंटर में सिर्फ आपका इकलौता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल आता है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, इनकरेक्ट चूज करना है, इसलिए सर्कल कर दो, इनकरेक्ट चूज करना है। एंटीना, एंटीना किसको बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं, तो एंटीना लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। एंटीना में सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स आते हैं। इसमें रिएक्शन सेंटर इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन सेंटर अलग होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अलग होता है। तो कुछ इनकरेक्ट मिला आपको, कोई एक भी इनकरेक्ट मिला? नहीं मिला, आंसर होगा डी, नन ऑफ दीस, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, when the light energy is absorbed by PS2, आपके PS2 ने लाइट एनर्जी ले ली, तो क्या वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, कुछ मैकेनिकल वो नहीं करा, वहां से उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, ठीक है। रुबिस्को का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, रुबिस्को आएगा ही नहीं, लाइट रिएक्शन है ये, रुबिस्को डार्क रिएक्शन में आता है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? बी, कि वो एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है, वो अपहिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, फिर डाउनहिल भी आएंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपहिल और डाउनहिल दोनों आपको देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करूं, इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको अपहिल और डाउनहिल दोनों देखने को मिल रहा है बेटा, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। अगर आपने फोटोसिंथेसिस एक बार पढ़ रखा है ना, बहुत बढ़िया तरीका है ये आपका रिवाइज करने का और देखने का कि कितना आता है और कितना और करना है ना। तो बिना सिले मिस्टेक के सही सही आंसर करना है आप सबने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फॉर्म PS2, जो अब ये फॉर्म नहीं होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, एक्चुअली ये फ्रॉम होना चाहिए कि PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? दे गेट यूज्ड अप बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको यूज कर लेगा तो आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? तो ये यूज्ड अप तो कभी भी नहीं होते, यूज्ड अप वाली चीज तुम हटा दो, ठीक है। दे गेट पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ PS1, ये जाते हैं और कहां पर जाते हैं? PS1 पे। यूज्ड अप ना ये पार्शली होते हैं ना ये कंप्लीट होते हैं, कोई इन इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता, बस आगे दे देता है PS1 को, तो आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, द इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन बाय PS1 टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर R। अब आपका PS1 भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या ये वो है जो PS2 के पास PS1 से आए हैं? नहीं बेटा, PS1 के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वहां पर हलचल मच जाती है, तो PS1 को सेटिस्फाई करने के लिए PS2 के इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर जो PS1 से एक्साइट हुए वो PS1 के खुद के इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन PS1 से एक्साइट होते हैं, दे गेट एक्साइटेड व्हेन PS1 एब्जॉर्ब लाइट, ना तो वो वाटर स्प्लिटिंग से आए हैं ना ही वो PS2 से आए हैं, वो इलेक्ट्रॉन PS1 के खुद के हैं, वो इलेक्ट्रॉन PS1 के खुद के हैं, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 एक्साइट होंगे, बिल्कुल होंगे, देन दे मूव डाउनहिल, फाइनली PS1 बाद में आता है बेटा, याद रखना। तो फाइनली जो PS1 के इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जाते हैं वो NADP पॉजिटिव के पास जाते हैं NADPH बनाने, NADP पॉजिटिव के पास जाते हैं NADPH बनाने, आंसर क्या होगा? ए, आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, The Z scheme is named so because, आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z scheme बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उनका नाम Z से शुरू होता था? नहीं। The carrier of ETS present in thylakoid membrane are in Z shape, जो कैरियर है जैसे साइटोक्रोम B6F है, जैसे फियोफाइटिन है, क्या वो Z शेप के होते हैं? नहीं। It forms Z shape when carriers of ETS are arranged in sequence, जो वो पूरी मूवमेंट है वो मूवमेंट Z शेप की होती है, इसीलिए इसको Z स्कीम बोलते हैं, आंसर सी होगा, वो मूवमेंट Z स्कीम की होती है, आंसर सी होगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, अब यहाँ पर आपको एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिखाया हुआ है ना। आपके पास यहाँ पर PS2 भी है PS1 भी है, दोनों है। हम पहले खुद से मार्किंग कर लेते हैं, ये जो 2 हमको दिख रहा है यहाँ पे,
अच्छा, आपको बताना क्या क्या है, आपको बताना है कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, NADP रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ATP सिंथेसिस कहाँ हो रहा है। तो ये PS2 के पास तो वाटर स्प्लिटिंग है यानी कि 1। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो रहा है। ATP सिंथेसिस देखो 3 से लिखा हुआ है, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ 3, ठीक है। और ये फाइनल है जहां पर NADP बनता है, तो NADP की रिडक्शन है 2, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 2, ठीक है। तो जो 1 2 3 आपके पास है, यानी 1 यानी कि वाटर स्प्लिटिंग, 2 यानी कि NADP रिडक्शन, 3 यानी कि ATP सिंथेसिस। तो वाटर स्प्लिटिंग कहां पर हो रहा है, 2 पे, है ना। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हम इसको खुद से आंसर करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वाटर स्प्लिटिंग हमको कहां देखने को मिल रहा है, इस 2 साइड पे। NADP रिडक्शन मुझे कहां देखने को मिल रहा है, इस 3 साइड पे। और ATP सिंथेसिस मुझे कहां देखने को मिल रहा है, इस 1 साइड पे। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2 3 1। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2 3 1, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो अब क्या किया जाए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 1 का 3 है, 2 का 1 है और 3 का 2 है। उस हिसाब से आंसर डी मैं कर सकती हूँ अगर मैं उल्टा कर दूं तो। यानी मैं ये जो 1 दिया हुआ है इसको यहां पर मान लूं, ये जो 2 दिया हुआ है इसको यहां पर मान लूं, और ये जो 3 दिया हुआ है इसको यहां पर मान लूं। तो 1 जो है मेरे पास वो ATP सिंथेसिस है, ATP सिंथेसिस को 3 देना है, तो 3 दे देते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों दोनों 1 2 3 है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ऐसे ले लो, है ना। यहाँ पर ये जो 1 2 3 दे रखा है इसको आप डायग्राम वाला मान लो, इसको आप वो मान लो जो डायग्राम में दे रखा है, और ऑप्शंस आप वो मान लो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिर ये फिर भी आंसर डी हो जाएगा। तो फिर आंसर थोड़ा हम कह सकते हैं कि डी हो जाएगा। जैसे देखो 1 आपके पास क्या है, 1 आपके पास क्या है, ATP। ATP किस में दे रखा है, 3, तो 3 दे देंगे। 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास क्या है, वाटर स्प्लिटिंग, जो 1 में दे रखा है। 3 आपके पास क्या है, NADP। NADP 2 में दे रखा है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब ऐसा करोगे तो आंसर आप डी दे सकते हो, ऐसा करेंगे तो आंसर हम डी दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वैसे मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा, किसी एक में 1 2 3 तो दूसरे में ABC लिखा होगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर को हमने तोड़ा था, क्यों तोड़ा था वाटर को, ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं, रीजन वो नहीं था, वो तो हुआ साथ में। वाटर की स्प्लिटिंग हमने क्यों करी थी, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो चाहिए थे PS2 के बेस को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। तो आंसर क्या होगा बच्चे, बी। आंसर क्या होगा, बी। स्प्लिटिंग क्यों की थी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, वाटर स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विद। वाटर स्प्लिटिंग किसके साथ एसोसिएटेड है, PS2 से होता है पहली बात, और PS2 कहां पर है, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोजीशन पूछी जाती है। PS2 कहां पर है, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। क्या आंसर होगा 49 का, क्या आंसर होगा 49 का, 49 का आंसर होगा बी, 49 का आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, द O2 इज रिलीज्ड इन। O2 कहां पर रिलीज होती है, आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड। इसको याद रखना है आपने, इसको याद रखना है आपने कि जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो प्रोटॉन भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन जाता है आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड में, प्रोटॉन आते हैं ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं मेम्ब्रेन में ETS करने। तो सबका अलग अलग फंक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सीजन आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड पे रिलीज होता है, प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इन, प्रोटॉन आते हैं ल्यूमेन में क्योंकि उनको प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, तो आंसर क्या होगा, ए। और इलेक्ट्रॉन पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाता मेम्ब्रेन में ETS करने। तो तीनों का अलग अलग जगह है, तीनों की अलग अलग जगह, आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो ATP सिंथेसिस का प्रोसेस है सेल्स में, उसे आप क्या बोलते हो, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP का बनना, फोटोसिंथेसिस में उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन में ATP बनता है उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं हुआ, सिर्फ सेल बोला है, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला भी हो सकता है, ये रेस्पिरेशन वाला भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, डी। बढ़िया क्वेश्चन था ना। अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस थोड़ी बोला, सेल बोला है, तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है, ये ETS वाला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है, आंसर होगा बी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 53, द ऑर्डर ऑफ वर्किंग ऑफ द टू फोटो सिस्टम। पहले PS2 फिर PS1, आंसर क्या होगा, बी। पहले PS2 फिर PS1, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स। नॉन साइक्लिक में दोनों आते हैं PS1 और PS2,
नॉन साइक्लिक में दोनों आते हैं PS1 और PS2, साइक्लिक में सिर्फ PS1 आता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जेड स्कीम, जेड स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक मतलब एटीपी भी बनेगा, NADPH भी बनेगा। अब इन्होंने NADPH नहीं लिखा तो आंसर क्या होगा ए, याद रखना NADH नहीं NADPH, NADPH, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था ना, NADPH, NADH नहीं, तो आंसर ए होगा, तो आंसर ए होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक में सिर्फ PS1, इसको याद रखो, इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉन साइक्लिक में दोनों, साइक्लिक में सिर्फ PS1, ठीक है। आगे क्वेश्चन 57, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एंड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH दोनों बनता है, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, आंसर होगा ए, बहुत बढ़िया सुमन, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, अ पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अंडर फुल लाइट कंडीशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है आपके नॉन अप्रेस्ड रीजन में, यानी कि आपके स्ट्रोमा लेमेली में। कहां पर होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? स्ट्रोमा लेमेली में। कहां पर होता है बेटा? स्ट्रोमा लेमेली में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा लेमेली में होता है बेटा, स्ट्रोमा में नहीं, स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होता है, ये तो गलत हो गया, ये गलत होते ही आंसर डी चला जाएगा, है ना। स्ट्रोमा मेम्ब्रेन, एक्चुअली स्ट्रोमा लेमेली बोलना चाहिए था, लैक्स PS2 एंड NADP रिडक्टेज, ये सही है, ये NCERT का स्टेटमेंट है, ये सही है। और आज इन्होंने नहीं लिखा हुआ कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ज्यादातर हम जब ये क्वेश्चन करते हैं तो डी ऑप्शन होता है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। आज सच में असर्शन, सॉरी असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है, और वो इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा, बट असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है बेटा। यहाँ पर ना या तो स्ट्रोमा लेमेली लिखते तब दोनों करेक्ट होते, पर लिखा नहीं, स्ट्रोमा लिखा, स्ट्रोमा तो गलत है ना, वहां तो डार्क रिएक्शन होता है, तो आंसर डी होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। केमियोस्मोटिक में क्या है आपके पास? एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डैश ग्रेजुएट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेसिस के लिए मेम्ब्रेन से क्या मूव करता है? प्रोटॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन की मूवमेंट से एटीपी बनता है, और वो एटीपी फोटोसिंथेसिस में भी बनता है, रेस्पिरेशन में भी बनता है, फोटोसिंथेसिस में भी बनता है और रेस्पिरेशन में भी बनता है, दोनों में बन रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में बनता है और रेस्पिरेशन में ETS में बनता है, तो आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी, है ना, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ अब डी करना पड़ेगा प्रियांशु, हम क्या करें, पर इन्होंने देखो पहली बार सच में ऐसा हुआ है कि असर्शन गलत और रीजन ट्रू है, और इस बार इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, मतलब इन्होंने कसम खाई है कि सही डी ऑप्शन देना ही नहीं है हमको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, Which of the following statement is true? सही है, सही बताना है, ट्रू बताना है। The protons accumulate toward outer side of the membrane in photosynthesis। जी नहीं, प्रोटॉन ल्यूमन में होते हैं, ल्यूमन में। कहाँ रहते हैं प्रोटॉन? ल्यूमन में, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, ल्यूमन में, ल्यूमन में, ठीक है। The proton accumulates towards the inner side of, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको पूरा रीड करो। The protons accumulate towards inner side lumen in respiration, रेस्पिरेशन तो नहीं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ल्यूमन है, रेस्पिरेशन में ल्यूमन जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो गलत है। ऑप्शन आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रोटॉन टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ रेस्पिरेशन थाइलाकोइड, नहीं, आंसर डी जाएगा। पूरा रीड करना है बेटा, पूरा रीड करना है। रेस्पिरेशन में कोई ल्यूमन नहीं है ना, फोटोसिंथेसिस में ल्यूमन है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा सुहानी, आंसर डी होगा, पूरा रीड करना है बच्चे हमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, द प्रोटॉन ग्रेडियंट मे बी फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू, तीन चीजें हैं जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में मदद करती हैं। पानी का स्प्लिट होना, NAD पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं, NADP पॉजिटिव का रिडक्शन, NAD का नहीं, NADP, आंसर क्या होगा? सिर्फ ए। ये जो P वाली गलती है ना, ये देखो 3 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए जहां इन्होंने P हटाकर कंफ्यूज किया, तो जो ये NADP, याद रखना बेटा, ये जो P है ये फोटोसिंथेसिस में है, और अगर P नहीं है तो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो P फॉर फोटोसिंथेसिस, NADP, उसको याद रखना, आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो एक असर्शन रीजन आ गया आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। यहाँ पे प्रोटोन मूव थ्रू फोटोसिस्टम, प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखो प्रोटॉन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन जरूर जाते हैं, पर फोटोसिस्टम्स में इधर से उधर प्रोटोन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन जाता है, ये तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये गलत है ना, देख लेना ये कहाँ पर है, आप पढ़ोगे ना ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। पहले पॉइंट में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोसिस्टम में से तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है, फोटोसिस्टम्स में नहीं जाता, फोटोसिस्टम्स में नहीं जाता, गलत है। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का एक हाइड्रोजन कैरियर है, नहीं, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का
वो जिसको आगे इलेक्ट्रॉन देता है वो हाइड्रोजन कैरियर है। पहला तो फियोफाइटिन होता है बेटा, फिर वो फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है, प्राइमरी एक्सेप्टर हाइड्रोजन कैरियर नहीं है। दोनों इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। दोनों इनकरेक्ट है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत छोटी चीज है जो मुझे लगता है कि आप लोग गलती कर सकते हो, गलती आ जाएगी यहाँ पे, पर आंसर डी है। दोनों इनकरेक्ट है, दोनों ही आपके पास इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन कैरियर है? अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन कैरियर कौन है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन भी लेता है, वो हाइड्रोजन भी लेता है, PQH2 प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन पंप की तरह बिहेव करता है, आंसर होगा डी। आगे देखो 65। जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो थाइलकोइड मेम्ब्रेन पे कहां पर है बेटा, स्ट्रोमा की तरफ, क्योंकि जो NADPH बनता है ना वो स्ट्रोमा की तरफ बनता है। ठीक है, तो वो स्ट्रोमा की तरफ है और स्ट्रोमा बाहर है, आउटर साइड, आंसर होगा ए। स्ट्रोमा बाहर है, आउटर साइड। आगे देखो, द प्रोटोन ग्रेडियंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू। प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने में कौन कौन मदद कर रहा है? NADP पॉजिटिव का रिडक्शन मदद करता है, प्रोटोन पंप मदद करता है, वाटर की स्प्लिटिंग मदद करती है, तो आंसर क्या होगा, बी। NADP पॉजिटिव का रिडक्शन मदद करता है स्ट्रोमा से H+ कम करके ल्यूमेन में H+ बढ़ाने में और प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने में, आंसर क्या होगा, डी। बहुत बढ़िया सुहानी, 65 का ए होगा। 66 का आंसर बताओ, 66 का आंसर बताओ, क्या होगा आंसर यहाँ पे, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू बताना है आपको, करेक्ट बताना है आपको। ATP एंड NADPH+H पॉजिटिव बोथ आर फॉर्म्ड टुवर्ड्स स्ट्रोमा। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्ट्रोमा की तरफ बनते हैं, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। इसमें से कोई भी ल्यूमेन की तरफ नहीं बनता, दोनों स्ट्रोमा की तरफ बनते हैं, आंसर ए होगा। दोनों स्ट्रोमा की तरफ बनते हैं, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। ये आपको जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा पूरा दिखाया हुआ है, उससे ATP कैसे बन रहा है ये भी आपको दिखाया हुआ है। आपको 1 2 3 बताना है। पहले मैं बता दूं पूछा क्या है, ये 1 है बेटा, ये 2 है बेटा और ये 3 है, ये 3 चीजें पूछी हैं। पहले में आपको पता है प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन है वो हाइड्रोजन कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, तो प्लास्टोक्विनोन 2 ऑप्शंस में है। दूसरा आपको दिख रहा है पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है ना, साइटोक्रोम B6F ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो वो इसी ऑप्शन में है, तो आंसर तो आ गया आपके पास डी। और ये जो थर्ड है ये इलेक्ट्रॉन PS1 को देता है, PS1 को इलेक्ट्रॉन कौन देता है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, आंसर होगा डी। 1 नहीं अन्नपूर्णा, डी होगा बच्चे, डी होगा। अच्छा मुझे लग रहा है आप 67 का आंसर करो, या तो मेरे पास चैट थोड़ी लेट आ रही है। 68 का आंसर डी होगा, 68 का आंसर आपके पास डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अच्छा फिर से वही सेम डायग्राम आपके पास है, इस बार भी आपको 1 और 2 ही पहचानना है, 1 और 2 ही पहचानना है। ये रहा 2, ये रहा 1। अब यहाँ पर देखो क्या है, ग्रेडियंट दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन देखो जरा, ग्रेडियंट दिए हुए हैं आपको। प्रोटोन कहाँ जाता है बेटा, हाई टू लो, प्रोटोन कैसा जाएगा, हाई टू लो ग्रेडियंट जाएगा। तो 2 आपका हाई ग्रेडियंट है, 1 आपका लो ग्रेडियंट है। 2 मेरा हाई ग्रेडियंट हो जाएगा, 1 मेरा लो ग्रेडियंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोन हाई टू लो जाता है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। स्टेटमेंट ए और बी आपको दे रखी है और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा, द अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन स्ट्रोमा यू कोजेस डिक्रीज इन पीएच ऑफ द स्ट्रोमा। देखो जहां प्रोटॉन होंगे वो पीएच कम करेंगे, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये स्ट्रोमा में करते हैं? नहीं, ल्यूमेन में करते हैं, तो जी ये तो गलत हो गया, छोटी सी चीज गलत हो गई। द अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन ल्यूमेन कोज फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। उस प्रोटॉन के अक्यूमुलेशन से पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, ये बात सही है, तो ए गलत है और बी सही है बेटा, ए गलत है और बी सही है, बी होगा, बी होगा। ए गलत है, बी सही है, आंसर बी होगा। 71 देखो, एटीपी फॉर्मेशन कहां हो रही है? जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाते हो तब, या जब पोटेंशियल ग्रेडियंट टूटता है तब। ये छोटी सी चीज है जो मुझे मेरी प्रिपरेशन के टाइम कंफ्यूज करती थी। बेटा आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले बनाते हो, बना के रखते हो, जब उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को तोड़ते हैं, जब वो ब्रेक होता है, हाई टू लो जाता है, तब एटीपी बनता है। तो एटीपी ब्रेकिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के टाइम बनता है। 71 का आंसर क्या होगा? बी, ब्रेकिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के टाइम बनता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल इन एटीपी सिंथेज एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय। दो हिस्से होते हैं एटीपी सिंथेज के, एक F0 होता है, एक F1 होता है। उसमें से जो चैनल की तरह बिहेव करता है वो F0 या F0 होता है, यानी कि A। ट्रांसमेम्ब्रेन की तरह कौन बिहेव कर रहा है? F0। आंसर क्या होगा? A। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73। द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है ना, द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल अलाउज अक्रॉस मेम्ब्रेन फॉर ओटीपी सिंथेसिस। ये चैनल है, इस चैनल में से प्रोटॉन जाते हैं,
तो क्या उन प्रोटॉन्स का ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है? बेटा एक चैनल है, एक कैरियर प्रोटीन है जो मदद कर रहा है, जो फैसिलिटेट कर रहा है इस मूवमेंट को, मतलब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस पहली बात पानी का होता है, सिंपल डिफ्यूजन ये है नहीं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रोटॉन का। आंसर होगा डी, क्योंकि आप किसी प्रोटीन की मदद से उसको भेज रहे हो। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए 74, एक आपको एटीपी सिंथेज एंजाइम दिखाया हुआ है। इसके अंदर आपको एक 1 और एक 2 दिख रहा है, क्योंकि दो हिस्से होते हैं आपके पास, दो हिस्से होते हैं एक एटीपी सिंथेज एंजाइम के, है ना। एक उसके अंदर होता है F0, जो 1 की तरह दिख रहा है वो F0 होता है, जो 0 की तरह दिख रहा है वो F1 होता है। तो 1 आपके पास क्या है? F0, और 2 आपके पास क्या है? F1। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ये जो CF0 है ये एम्बेडेड है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में। देखो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन ये आपको F0 एम्बेडेड होता है, बच्चों को पता होता है, और एम्बेडेड होते ही आप सीधा आंसर टिक करोगे। बट क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में नहीं बेटा, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। देखो कैसे गलती करवाई है आपसे, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में तो है ही नहीं। मानते हैं हम, बच्चों ने पढ़ा होता है ये कि एम्बेडेड होता है CF0, प्रोट्यूड करता है F1, और हम सीधा फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। बट आंसर डी है। यहाँ पर एग्जामिनर खेल सकता है आपके साथ, यहाँ पर एनटीए खेल सकती है आपके साथ। याद रखना ये मेम्ब्रेन किसकी है, क्लोरोप्लास्ट या थाइलाकोइड की। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ट्रांस मेम्ब्रेन में F0 होता है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। मार्क कर लेते हैं इसको, गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन में इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76। फिर से CF1 आ गया आपके पास, एक F0 एक F1 आ गया आपके पास। अब CF1 कहां पर है? बाहर की तरफ है, प्रोट्रूडिंग ऑन आउटर सरफेस है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में नहीं, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। इनर सरफेस पे ये है नहीं, तो फिर से आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीस। फिर से आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीस। आंसर होगा डी, है ना, नन ऑफ दीस। आंसर होगा डी। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77। कंफर्मेशन चेंज इन डैश मेक्स एटीपी। कंफर्मेशन चेंज किस में होता है? CF1, क्योंकि उसी के पास एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी होती है। आंसर होगा बी। आगे देखिए 78। फॉर क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एनर्जी इज यूज्ड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए ना प्रोटॉन पंप यूज करते हो, करते हैं हम प्रोटॉन पंप यूज, उसमें एनर्जी लगती है बेटा, पंप है ना, एनर्जी लगेगी, तो आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। The end product of light reaction, they are stored till dark reaction takes place at night। नहीं, ऐसा नहीं है, डार्क रिएक्शन रात में होती है। Immediately used up in next round of light reaction, नहीं, उनको यूज डार्क रिएक्शन में किया जाता है। Transfer to stroma from lumen to be used in biosynthetic phase occurring in stroma। देखो बहुत हद तक सही है, ये स्टेटमेंट आपको सही लग सकता है, बट ये गलत क्यों है? ट्रांसफर टू स्ट्रोमा, बेटा आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के? एक एटीपी है, एक NADPH2 है, दोनों बनते ही स्ट्रोमा में है, आपको ट्रांसफर नहीं करना है। सी नहीं होगा सुहानी, यही मैं कह रही थी, ये गलती आप लोग कर सकते हो। आपको ट्रांसफर क्यों करना है? वो बना ही स्ट्रोमा में है, आप उसे स्ट्रोमा में ट्रांसफर नहीं करोगे। आंसर होगा डी, आपको कोई स्ट्रोमा में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो बना ही स्ट्रोमा में है। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH2 और O2, तीनों ATP, NADPH और O2 तीनों बनेंगे। आगे देखो ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा, नहीं यूज होता। यूज्ड अप इन डार्क रिएक्शन नहीं होता। डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या हो जाएगा? डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा 81 का? सी। अभी मैंने आपको बताया था आउटसाइड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन चला जाता है। 82 देखो, दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट ए क्या कह रही है? बायोसिंथेटिक रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट। बायोसिंथेटिक रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट उसको नहीं चाहिए। सही बात है, सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी देखो, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम आफ्टर द लाइट बिकम अनअवेलेबल एंड देन स्टॉप। बिल्कुल सही बात है, थोड़ी देर के लिए अगर आप लाइट नहीं दोगे बायोसिंथेटिक होगा, लॉन्ग टाइम के बाद वो बंद हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। मेल्विन केल्विन, इन्होंने डिस्कवर किया था कि पहला CO2 का फिक्सेशन प्रोडक्ट, CO2 फिक्स होता है, RUBP किस में कन्वर्ट होता है? 3 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड में, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। आंसर क्या होगा? ए।
फिर देखो 84, टू डिस्कवर द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। केल्विन ने किस पे काम किया था बेटा? ग्रीन एल्गी। याद रखना, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज किया गया था पहली बार। और ये 14 ऐसा लिखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं, बट रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज हुआ था और ग्रीन एल्गी पर काम किया था मेल्विन केल्विन ने। क्लोरेला और सेनेडेस्मस इसके एग्जाम्पल है। आपको मॉड्यूल्स में, आपको मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन सा एल्गी यूज किया था? ग्रीन एल्गी, क्लोरेला और आपके पास सेनेडेस्मस। ठीक है, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज आइडेंटिफाइड टू बी इन द केल्विन साइकिल। ये आपने अभी देखा 83, सिमिलर क्वेश्चन 85 में आपके पास आया है। तो जो पहला प्रोडक्ट था केल्विन साइकिल में फिक्सेशन के बाद, वो PGA है। वो क्या है? PGA है। अभी हमने देखा था 3 कार्बन का है, PGA है। C4 पाथवे में पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे C4 बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसीलिए इसे C4 बोलते हैं। क्या होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आगे देखो 87, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड PGA स्टैंड्स फॉर। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड PGA स्टैंड्स फॉर, ये मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दी। एक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, दूसरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो इन्होंने सब में पहले को ही 3 फॉस्फो कह रखा है, तो आंसर नन ऑफ दीज होगा बेटा। रिस्पेक्टिवली नहीं हो सकता ना, पहला ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, फॉर अ 3 कार्बन कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज ऑफ। पहला CO2 का एक्सेप्टर कौन है? RUBP। RUBP कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। आंसर होगा डी। 3 PGA बनने के लिए 3 कार्बन क्यों लिखा इन्होंने? आपको ये बताने के लिए कि C3 पूछ रहे हैं। 3 कार्बन से आप ये पूछ समझोगे कि C3 पूछ रहे हैं। C3 का एक्सेप्टर कौन है? RUBP। RUBP 5 कार्बन का है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। 89 देखो, RUBP स्टैंड्स फॉर, RUBP क्या है? राइबुलोज बिस्फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नहीं है ये, वो रुबिस्को होता है। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, द केल्विन साइकिल स्टार्ट्स विद डैश एंड्स विद डैश। 2 डैश आएंगे यहाँ पे। केल्विन साइकिल की शुरुआत होती है RUBP से, RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है, और अंत होता है RUBP के रीजेनरेशन से। उसी RUBP से शुरुआत करते हैं और एंड में वो साइकिल कंप्लीट होती है, दोबारा वही RUBP बना के। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो केल्विन साइकिल C3 में होती है, C4 में होती है, दोनों में होती है, दोनों में होती है। C4 में भी, C4 प्लांट्स में भी केल्विन साइकिल होती है ना। C4 पाथवे के बाद उनके बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल चलती है। आगे देखेंगे 92, डायग्राम किसका दे रखा है? NCERT का डायग्राम है। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं किसी भी केल्विन साइकिल के। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। तो इसमें तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी, इस साइकिल की भी जरूरत नहीं थी। 3 स्टेप्स आपको पता है केल्विन साइकिल में कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो 93, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल में, सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि यही वो स्टेप है जिसमें आप CO2 फिक्स करते हो। एक्चुअली CO2 इसी स्टेप में फिक्स किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? बी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। आगे देखो कार्बोक्सिलेशन कौन सा एंजाइम करवाता है? रुबिस्को। यहीं पर तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को आता है। हमसे पूछ क्या रहे? कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। एंजाइम पूछ रहे हैं ना, तो एंजाइम नहीं है, ये सारे तो कंपाउंड्स हैं आपके पास, तो नन ऑफ दीज होगा बेटा। आंसर क्या है? रुबिस्को। आंसर क्या है? रुबिस्को। कौन सा एंजाइम करवाता है कार्बोक्सिलेशन? रुबिस्को। आंसर होगा नन ऑफ दीज। आगे देखिए 95, रुबिस्को के पास कौन सी एक्टिविटी है? कार्बोनेशन की नहीं, कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोनेशन की नहीं, ऑक्सीडेशन की भी नहीं, ऑक्सीजनेशन की। 2 प्रॉपर्टीज होती है रुबिस्को के पास, कार्बोक्सिलेशन भी, ऑक्सीजनेशन भी। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखो 96, रिडक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डैश मॉलिक्यूल ऑफ ATP टू फिक्स CO2 रिडक्शन। जो रिडक्शन वाला स्टेप होता है उसमें कितना ATP का रिक्वायरमेंट होता है बेटा? 2। रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP चाहिए। ठीक है, रिडक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH टू रिड्यूस फिक्स CO2। NADPH भी कितना चाहिए? 2। ATP भी कितने चाहिए? 2। NADPH भी कितने चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के बने, इसलिए 2 ही चाहिए आपको। बहुत बढ़िया अन्नपूर्णा, नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल इज नीडेड?
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक साइकिल में ना एक ही CO2 फिक्स होता है, तो पूरे ग्लूकोज के लिए 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। आगे देखो, रीजेनरेशन ऑफ डैश टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ डैश ATP एंड डैश NADPH। पूरी केल्विन साइकिल में रीजेनरेशन किसका होता है? RUBP। कितने ATP खर्च होते हैं? कितने ATP खर्च होते हैं रीजेनरेशन में? एक ATP, और NADPH नहीं लगता। रीजेनरेशन वाले स्टेप में एक ATP यूज होता है, NADPH नहीं लगता। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100। दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। इन CO2 फिक्सेशन साइकिल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज्ड इज मोर देन NADPH। बात हमको पता है कि पूरा फिक्सेशन अगर आप देखो तो एक साइकिल में तीन आपके पास 3 ATP लेकिन 2 NADPH2 यूज होते हैं, तो ATP ज्यादा यूज होते हैं। To meet the difference in number of ATP and NADPH in dark reaction, cyclic phosphorylation takes place। NCERT का स्टेटमेंट है बेटा। NCERT लिखती है कि शायद इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें सिर्फ ATP बनता है, उसमें NADPH नहीं बनता। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में आपको ATP चाहिए भी ज्यादा, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। आंसर सी होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, आंसर सी होगा। आगे देखो, for formation of one glucose how many molecules of ATP are required by C3 cycle। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं? एक साइकिल में 3, तो टोटल 18। टोटल 18। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, टोटल 18। ठीक है, आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102। फॉर वन ग्लूकोज फॉर्मेशन हाउ मेनी NAD मॉलिक्यूल्स आर नीडेड। पहली बात तो NADP बोलना चाहिए था, है ना, NADPH2 बोलना चाहिए था। पर कितने NADPH के मॉलिक्यूल आपको चाहिए होंगे C3 साइकिल में? एक में 2, तो टोटल 12। आंसर होगा बी, टोटल 12 आपको चाहिए होंगे। आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103। अब हम आ गए C4 प्लांट पे। C4 प्लांट आर अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू ट्रॉपिकल रीजन, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी करते हैं, अच्छा एड देते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल, आंसर होगा सी। आगे देखिए 104। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल नहीं होती, गलत। होती है, बिल्कुल होती है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, सही। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 से ज्यादा है, सही। C4 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, गलत। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, दोनों को टॉलरेट कर सकते हैं। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 105 देखो, पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो C4 साइकिल में बनता है वो एक 4 कार्बन का एसिड होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सबसे पहले CO2 फिक्सेशन से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। आगे देखो, बंडल शीट सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश अराउंड डैश। तो जो बंडल शीट सेल्स हैं वो पहली बात सिर्फ C4 में मिलेंगे, C3 में नहीं। और वो किसके अराउंड होते हैं? वैस्कुलर बंडल के अराउंड मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107। लीव्स विद बंडल शीट सेल्स आर सेड टू शो। बंडल शीट मिलते हैं C4 में, और C4 में कौन सी एनाटॉमी है? क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी मतलब रेथ के तरीके से प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड लेयर्स में ये बंडल शीट प्रेजेंट है। आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108। बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल से कभी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। बस क्लोरोप्लास्ट हाई नंबर में होता है क्योंकि यहाँ पर केल्विन साइकिल चलेगी, है ना। तो ये कुछ फीचर, कुछ डिफरेंस आप बंडल शीट का पढ़ते हो। बहुत टाइट है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। आंसर सी होगा। आगे देखिए 109। एग्जाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के एग्जाम्पल्स याद करने की एक ट्रिक मैं आपको हमेशा बताती हूँ। मास, मास यानी मेज, एमेरेंथस, सोरघम, शुगरकेन। आंसर क्या होगा? बी। मेज, एमेरेंथस, सोरघम, शुगरकेन, आंसर होगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स के लिए कौन होता है? PEP होता है, PEP होता है। और वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। वो आगे बनाता क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का है। एक्सेप्टर कौन है? PEP। पहला प्रोडक्ट क्या है? OAA। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है C3 C4 दोनों के लिए। आगे देखें, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। C4 प्लांट का प्राइमरी फिक्सेशन होता है मीसोफिल में, और वो कौन करता है? पेप्केज। रुबिस्को नहीं, पेप्केज करता है। आगे देखो 112। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। C4 प्लांट्स में रुबिस्को नहीं होता, गलत। होता है लेकिन बंडल शीट में होता है। इनके मीसोफिल में रुबिस्को नहीं होता, ये सही बात है।
इनके बंडल शीट में रुबिस्को नहीं होता, गलत, वहां होता है। और C3 के पास रुबिस्को ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, C3 के पास तो रुबिस्को होता ही होता है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया आलिया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन अकर इन C4 प्लांट इन। पहला CO2 फिक्सेशन C4 का मीजोफिल में होता है, पेप्केज करता है, आंसर होगा बी। पहला फिक्सेशन मीजोफिल में होता है, आंसर होगा बी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आभा, आलिया। आगे देखो 114। CO2 फिक्सेशन जो C4 प्लांट में होता है कहाँ हो रहा है? बंडल शीट में भी होता है, मीजोफिल में भी। पहली बार मीजोफिल, दूसरी बार बंडल शीट, दोनों जगह CO2 फिक्सेशन हो रहा है। याद रखना C4 में 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है, बंडल शीट मीजोफिल दोनों में आंसर सी जाएगा, आंसर सी जाएगा। 115 देखो, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म्स अदर 4 कार्बन एसिड विच आर ट्रांसपोर्टेड। एक बार OA बन गया, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता बंडल शीट में, वो पहले कन्वर्ट होता है 4 कार्बन के और एसिड्स में, जैसे एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड, आंसर होगा बी। जैसे एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 116। डायग्राम दे रखा है C4 प्लांट का। C4 प्लांट के अंदर साइकिल दे रखी है, C4 साइकिल। C4 साइकिल, अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 2 सेल अलग अलग दिख रहे हैं मतलब C4 साइकिल। और C4 साइकिल का दूसरा नाम हैच एंड स्लैग पाथवे। आंसर क्या होगा 116 का? हैच एंड स्लैग पाथवे यानी कि सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 117। इन C4 पाथवे रुबिस्को इज। C4 पाथवे में रुबिस्को होता है, लेकिन कहाँ होता है? इसके बंडल शीट में होता है, वहां पर फिक्सेशन होता है, तो बंडल शीट में होता है। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118। पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम मीजोफिल में एब्सेंट है, नहीं, मीजोफिल में प्रेजेंट है। बंडल शीट में प्रेजेंट है, नहीं, बंडल शीट में तो रुबिस्को होता है, आंसर डी होगा। पेप्केज कहाँ है? मीजोफिल में। पेप्केज कहाँ है? मीजोफिल में। 119 देखो, 119 देखो, केल्विन साइकिल कहाँ हो रही है? बंडल शीट में हो रही है। अच्छा, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन डैश इन C3। C3 के तो मीजोफिल में होती है, C3 के मीजोफिल में होती है। C4 के अंदर केल्विन साइकिल बंडल शीट में होती है, आंसर होगा सी। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। C3 में जो केल्विन साइकिल चलती है वो मीजोफिल में चलती है, लेकिन C4 में वो बंडल शीट में चलती है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो 120। अब फिर से आपको C4 का पाथ पे दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है जो आपको बताना है। 3 सबसे पहला स्टेप है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। सेकंड वो स्टेप है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। अच्छा, थर्ड फिक्सेशन है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, थर्ड आपके पास फिक्सेशन है। फिर ये सेकंड है जिसमें ट्रांसपोर्ट बताया हुआ है, और ये लास्ट में 1 है जिसमें PEP वापस रीजनरेट होता है। ये लास्ट में आपके पास 1 है जिसमें PEP वापस रीजनरेट होता है, थोड़ा उल्टा दिया। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। सी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो 121। फिर से आपको C4 पाथवे दे रखा है, फिर से आपको C4 पाथवे दे रखा है। इस C4 पाथवे के अंदर इस बार हमें क्या बताना है कि ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है। तो बहुत सिंपल है बेटा, सबसे पहला CO2 फिक्सेशन होता है आपके मीजोफिल के अंदर, तो बाहर की तरफ मीजोफिल है, अंदर की तरफ आपके बंडल शीट सेल्स है जहां पर सेकंड फिक्सेशन होगा। तो बाहर मीजोफिल, अंदर बंडल शीट, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो 122 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट यानी RUBP। RUBP मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, नहीं, रुबिस्को है बेटा एंजाइम। RUBP कंपाउंड है ना, पहला कंपाउंड है जिसका फिक्सेशन होगा, जो CO2 रिसीव करेगा। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4 प्लांट। ये ठीक है, ये ठीक है। तो ए इनकरेक्ट है लेकिन बी करेक्ट है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर बी होगा कि आपके पास ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है। आगे देखिए 123। 122 का सी नहीं होगा बच्चे, सी कैसे होगा? राइबुलोज बिसफॉस्फेट मोस्ट अबंडेंट एंजाइम नहीं होता, राइबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP है, RUBP है बच्चे, RUBP एंजाइम नहीं है, रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम, बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 123। रुबिस्को हैज डैश व्हेन CO2 एंड O2 इज इक्वल। रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए थोड़ी ज्यादा होती है, अगर दोनों इक्वल हैं तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करेगा, CO2 के लिए एफिनिटी ज्यादा है,
आगे देखो 124 इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन इंक्रीज नहीं, ऑक्सीजन जुड़ जरूर जाती है रुबिस्को से, उसकी वजह से CO2 फिक्सेशन डिक्रीज होता है, ये करेक्ट है। C3 में ऑक्सीजन के जुड़ जाने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, आंसर सी होगा। आगे देखो 125 when O2 binds to rubisco RUBP किस में कन्वर्ट होता है, O2 के बाइंड होने से RUBP 5 कार्बन के, तो एक मॉलिक्यूल वो बनाता है फोस्फोग्लिसरेट का और दूसरा मॉलिक्यूल वो बनाता है फोस्फोग्लाइकोलेट का, आंसर क्या होता है डी, क्योंकि फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का है और फोस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का है, तो टोटल 5 कार्बन का आपका RUBP है, वो RUBP कन्वर्ट होता है फोस्फोग्लाइकोलेट और फोस्फोग्लिसरेट में, आंसर डी होगा। आगे देखिए 126 फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन में शुगर और एटीपी दोनों ही नहीं बनते, दोनों ही नहीं बनते, शुगर एंड एटीपी आर नॉट फॉर्म्ड, आंसर क्या होगा बी। फोटो रेस्पिरेशन तो वेस्टफुल प्रोसेस है ना, ना शुगर बनेगा ना एटीपी बनेगा, उल्टा एक एटीपी यूज हो जाएगा, तो बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है वो, आंसर होगा डी। आगे सेशन रीजन देखो, फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4, सही बात है। CO2 कंसेंट्रेशन एट एंजाइम साइट इज हाई इन C4, C4 ध्यान रखता है इस बात का कि रुबिस्को के पास CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, तो बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ध्यान रखता है कि रुबिस्को के पास CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखिए 128 फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनल फैक्टर्स, जी हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जी हाँ, बोथ। फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, आंसर सी होगा। आगे देखो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, तो एज ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, सारे ही प्लांट फैक्टर्स हैं बेटा, सारे करेक्ट है, एज, नंबर, ओरिएंटेशन, है ना, CO2 कंसेंट्रेशन, सब। तो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों ही हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा डी, पांचों के पांचों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी, 129 का डी। आगे देखिए 130 ब्लैकमैन, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, कौन से ईयर में दिया था, 1905, 1910 नहीं 1905, 1905 में उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। According to the Blackman law, the rate of chemical process is determined by the factor which is nearest to its minimal value. क्या कहा था ब्लैकमैन ने, हमने चिंटू नोट्स में भी इसको रिवाइज किया है कि जो फैक्टर्स एकदम सब ऑप्टिमल लेवल पर है ना, मिनिमम से कम है, वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो आंसर क्या होगा बी, जो अपनी मिनिमम वैल्यू के पास है। अब एक एक करके सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है लाइट, द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन एट हायर लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो आप लाइट बढ़ाओगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट होगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी लाइट इंटेंसिटी हाई पहुंच चुकी है, देखो कर्व कैसे बनता है बेटा लाइट का, ऐसे, तो हाई लाइट इंटेंसिटी पे आप लाइट बढ़ाओ लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, तो हायर लाइट इंटेंसिटी पे कोई आपसे पूछे तो रेट कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता, ये देखो कांस्टेंट रह रहा है ना, ये कर्व में कांस्टेंट रह रहा है ना, तो आंसर क्या होगा ए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133, एट लोअर लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ये वाला केस, ये वाला, जब लाइट इंटेंसिटी कम है उस टाइम रेट बढ़ेगा, उस टाइम आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट भी इंक्रीज करेगा, आंसर होगा बी। लेकिन हायर लाइट इंटेंसिटी में ऐसा नहीं होगा, आंसर होगा यहाँ पर, आंसर होगा बी। अच्छा, लाइट सैचुरेशन, लाइट बेटा 10% पे सैचुरेशन आ जाता है टोटल लाइट का, इसीलिए तो कभी लाइट लिमिटिंग फैक्टर होता नहीं, ज्यादातर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता क्योंकि 10% पे सैचुरेशन है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आगे देखो वेरी बिग इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी कॉजेज, अब थोड़ा बहुत इंक्रीज नहीं, ये वेरी बिग बोल दिया, कोई ऐसा एडजेक्टिव अगर यूज होगा ना कभी क्वेश्चन में कि वेरी बिग या बहुत ज्यादा या हाई लाइट इंटेंसिटी, तो आपका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस केस में फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज आता है। कभी भी ऐसा वर्ड वेरी बिग जैसा यूज हो तो डिक्रीज, क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल खत्म तो नो फोटोसिंथेसिस, आंसर बी, आंसर बी। आगे देखो 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, जी है, बिल्कुल है। लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, 10% पे सैचुरेशन आ जाता है तो नहीं जरूरत, रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर है, दोनों ठीक है, आंसर होगा सी।
दोनों ठीक है, आंसर होगा सी। आगे देखो 137, द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 बियॉन्ड विच द CO2 बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड, 0.05%। देखो एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03, आप इंक्रीज करोगे CO2, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कब तक 0.05 तक, उसके बाद डैमेज होने लगेगा उससे ज्यादा, तो 0.05 सैचुरेशन होता है, ठीक है। CO2 फिक्सेशन रेट इंक्रीज अप टू द CO2 कंसेंट्रेशन 500 ppm, ये वही बात है बेटा, जो 0.05% आपने देखा 500 ppm, सेम है वो, सेम है, आंसर होगा सी, ठीक है। आगे देखिए 139, at low light condition which of the following will respond positively to increase in CO2? none। एनसीईआरटी हमें बताती है लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर लाइट कम है ना आप CO2 बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो लाइट इंटेंसिटी पे ना तो C3 ना C4 कोई CO2 में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एट हाई लाइट कंडीशन कौन सा ग्रुप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, तब दोनों। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि अगर लाइट कम है CO2 बढ़ाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाइट हाई है, लाइट लिमिटिंग नहीं है, अब आप CO2 बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा C3 और C4 का, तो आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। आगे देखिए 141, C4 प्लांट्स को CO2 का सैचुरेशन किस कंसंट्रेशन पे आता है, उनको ज्यादा CO2 नहीं चाहिए, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। C3 प्लांट्स के लिए CO2 का सैचुरेशन ज्यादा है थोड़ा, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, इसको बेटा T मत देखना, ये L ही है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ये L ही है, आंसर क्या होगा ए, ठीक है। C3 का थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन। अच्छा, ग्रीन हाउस क्रॉप्स जैसे टमेटोज, जैसे बेल पेपर, वो आप CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हो, जिसे आप ग्रीन हाउस क्रॉप्स बोलते हो, है ना, ये आपके C3 प्लांट्स होते हैं। C4 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis। नहीं बेटा C3, C4 नहीं, क्योंकि C4 का सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा, वो 360 पर आ जाएगा, आप CO2 बढ़ाओगे, अगर किसी का यील्ड बढ़ेगा तो वो C3 है, क्योंकि C3 को तो फिर भी 450 तक चाहिए ना, तो जो आप ग्रीन हाउस क्रॉप्स बनाते हो वो एक्चुअली C3 ही होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन सही है बट रीजन गलत है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कौन ज्यादा सेंसिटिव है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसमें एंजाइम आते हैं, एंजाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसमें एंजाइम आते हैं, एंजाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, C4। याद है एक टेबल पढ़ा था हमने, C3 जो है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेट प्लांट है, लेकिन C4 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ये ट्रॉपिकल प्लांट है, हाई टेम्परेचर हाई लाइट कंडीशंस पे जो रह सकता है वो C4 है, आंसर होगा ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रॉपिकल प्लांट का हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है देन टेम्परेट, बिल्कुल सही बात है, ये टेम्परेट होना चाहिए, टेम्परेट होना चाहिए, टेम्परेट, ये टेम्परेट होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर नहीं टेम्परेट होना चाहिए। टेम्परेट प्लांट्स का हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, नहीं ट्रॉपिकल का होता है, इक्वल दोनों का नहीं होता, पोलर रीजन में हाई टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए, बहुत बढ़िया प्रियांशु, आंसर होगा ए, हाँ जी। आगे देखो 147, वाटर की बात हो रही है, वाटर की वजह से इट विल कॉज रिड्यूस CO2 अवेलेबिलिटी, सही बात है, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएगा, लीफ विल्ट कर जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सारी ही चीजें करेक्ट है, तभी तो कहते हैं वाटर सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं सारी चीजें अफेक्ट करता है, तो आंसर होगा टी। आगे देखो, यहाँ आपको लाइट और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इस ग्राफ में कौन सा रीजन है जिसमें प्लांट हाई CO2 पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लो लाइट इंटेंसिटी, देखो कितने, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि लो लाइट कंडीशन पे आप CO2 बढ़ा लो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, इन्होंने वही चीज ग्राफ में पूछ ली कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें CO2 बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो CO2 बढ़ाने पर फर्क कब नहीं पड़ता, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, लो होती है, क्योंकि लाइट लिमिटिंग है ना, CO2 बढ़ाकर क्या कर लोगे, और लो लाइट कब है, ये ए वाले रीजन में, ये लैग वाले रीजन में, तो आंसर क्या होगा ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। और यहाँ पर बच्चा लोग, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स भी चीट शीट से कंप्लीट कर लिया, तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, चैप्टर आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। जो भी बच्चे ये क्वेरी बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम PDF आपका सॉल्व PDF कहाँ मिलेगा, बेटा मैं एकदम ओबीडियंटली, है ना, एकदम रिलीजियसली क्लास खत्म होती PDF टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करती हूँ, एक बार उसको देखो तो सही,
अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन करो t.me/anandmani001। मुझे समझ नहीं आता जब बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। एक बार टेलीग्राम देखें तो सही, सब कुछ है वहां पर, उसको ज्वाइन करो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर है। टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है, यू गाइस आर डूइंग गुड। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वो छोड़ना नहीं है बेटा, है ना। पढ़ चुके हैं हम, अभी टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर इंपॉर्टेंट चीजें ग्रास्प करने का। तो लेक्चर्स मत छोड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने मार्क्स स्कोर किए। और अब बस एक चैप्टर आपके पास चीट शीट का रह गया, प्लांट ग्रोथ। तो चीट शीट का सफर यहाँ पर हमारा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग और